आज का दिन बेरोजगारी चरम पे है जी, और हरियाणा के हालात और भी ज़्यादा ख़राब है। देखिए, सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी क्योंकि इतना छोटा लेवल पर आप इतने कमज़ोर सिक्योरिटी नहीं मान सकते कि पेपर वैसे ही निकल जाए। 7 साल की सरकार कार्यकाल के बाद हरियाणा प्रदेश का युवा देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर झेल रहा है। जब डिप्टी सीएम से ये एक सवाल पूछा गया कि भाई जांच होनी चाहिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। इससे ये संकेत है कि ये जो पेपर लीक घोटाला है, इसके तार सरकार में जुड़े। 112 रुपये का तो थैला है जिसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की गई, और 98 रुपये का उसमें अनाज है। उसके बाद में अगर विरोध में किसान उसको जला दे हैं तो उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाए। ये अपराध के साथ साथ धारा भी देशद्रोह तक की भी लगा देते हैं। कृषि मंत्री का था कि पता नहीं कौन से देशों से इनकी फंडिंग हो रही है। मैं बताऊं कहाँ से फंडिंग हो रही है, मैं बताता हूँ कौन से गांव से दूध आ रहा है। बयान आने लगते हैं कि भाई हमें अफसोस है उस देश में एक्सीडेंट हो गया, और दुख होता है, पीड़ा होती है, हमें भी होती है भाई, इंसानियत इसी चीज़ को कहते हैं। मगर क्या बीजेपी में के जितने भी एमपी एमएलए हैं वो बीजेपी में भर्ती हो, उनके लिए उनको अपनी इंसानियत छोड़नी पड़ती है। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे साथ में, और कुछ सवालों के जवाब चाहेंगे, शायद मिल जाएं, और आपके भी वो सवाल हैं और मेरे भी हैं। राम राम जी। राम राम सोनू। आज का दिन बेरोजगारी चरम पे है जी, और हरियाणा के हालात और भी ज़्यादा ख़राब हैं। उसके बाद में पेपर लीक घटना दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि के खर्चा नहीं लगता जी पढ़ाई के ऊपर। उसके बाद में एक उम्मीद रहा है कि चलो भर्ती निकली है और तैयारी करने वाले बच्चे लगेंगे, लेकिन उसके बाद में पता चला है कि पेपर लीक हो गया है। तो इस कंडीशन में क्या कुछ गुजर दी होगी जी, और इसका पीछे जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ। शुरू से आपने देखा होगा, यहाँ तक कि बार बार कोर्ट ने भी फटकार दी। एक बार तो आपने देखा होगा इनके जो कमीशन के चेयरमैन हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। मगर 28 पेपर लीक, ये किसी प्रदेश में आज तक इसके आसपास भी कोई नहीं हुआ। 28 पेपर लीक, और दो चार पेपर जो हुए भी, मैं कहूँगा कि वो ये नहीं है कि वो लीक नहीं हुए थे। आप ये कह सकते हो कि भाई वो लीक पकड़े नहीं गए होंगे, क्योंकि जब सारे ही लीक हुए थे, और ऐसे में बड़े पैमाने पे बहुत से हज़ारों लाखों युवा अपना घर बार सब कुछ दांव पे लगाकर सब बेच बाच के अपना जो है पेपर लेने के लिए लाखों रुपए इन रैकेट्स को देने का काम करते हैं। और आपके पास भी आए होंगे, हमारे पास। और ऐसे में जब पेपर लीक की रिपोर्ट आ जाए, अगर जो है पेपर कैंसिल हो जाता है, तो कहाँ जाएं, किससे जिम्मेदारी ले? उनके प्रति सरकार की जवाबदेही बनती है। मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर कह दिया कि परिभाषा डिफाइन कर रहे थे कि पेपर शुरू होने से पहले लीक हो या बाद में इतने बजे से के बाद लीक हो, और सीबीआई इंक्वायरी को मना कर दिया, जो हमारी मांग थी, विपक्ष की मांग थी, हुड्डा साहब ने जो मांग रखी। मगर इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। एक बात और है जी, क्योंकि इतना छोटा लेवल पर आप इतने कमज़ोर सिक्योरिटी नहीं मान सकते कि पेपर वैसे ही निकल जाए, क्योंकि इसके अंदर हो सका है किसी बड़ी मंत्री एमएलए का भी हाथ हो सका है, और अंदर के बड़े अधिकारी का भी नाम आ सका था। लेकिन कुछ छोटे मोटे जो लोग हैं जिसके बाद में पहुंची है, जिसके पास में वो जो लीक की पर्चियाँ हैं, उनका नाम देकर इस बात को टाल दिया गया। और इसीलिए देखो, आज आप सरकार मना कर रही है कि हम हरियाणा पुलिस ही सक्षम है करने की इसकी जांच, और सीबीआई से नहीं कराएंगे। जो आपको याद होगा, जो हुड्डा साहब मुकदमे बना रहे थे, कहते सीबीआई से जांच कराएंगे। तो तब सीबीआई सक्षम थी, अब हरियाणा पुलिस सक्षम है, क्योंकि आप जांच अपने हिसाब से। तो इसी ये जो है, मैं समझता हूँ, इसीलिए हमारी मांग है कि किसी जुडिशरी के निरीक्षण में सीबीआई से जांच हो, ताकि इसमें सारी बात स्पष्ट रूप से सामने आए। और आपने बिल्कुल सही कहा, आज प्रदेश में युवा यही मानता है कि हर बार जो लीक हो रहा है, तो यानी कि कुछ अपने चहेतों को वो पेपर को क्लियर कराने का कोई ना कोई ऐसा प्रयास होता है हर बार, कि उसको जो उसका खामियाजा पूरे प्रदेश के युवाओं को जो है भुगतना पड़ रहा है। और ऐसे समय में भुगतना पड़ रहा है जो 7 साल की सरकार कार्यकाल के बाद हरियाणा प्रदेश का युवा देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर झेल रहा है। ऐसे समय में जब डिप्टी सीएम से ये एक सवाल पूछा गया कि भाई जांच होनी चाहिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तो इसके पीछे कुछ नॉर्मल वजह हो सकती थी इस जवाब के पीछे, या कुछ खास कारण हो सकते थे कि भाई कुछ बड़ा ना निकल का सामना? देखिए, सरकार ने जो ये मना किया, कहीं ना कहीं इससे ये संकेत है कि ये जो पेपर लीक घोटाला है, इसके तार सरकार में जुड़े हुए बड़े लोगों से जो है इसके तार जुड़े हुए हैं। तभी सरकार इतनी जल्दी किसी इतनी सीरियस बात को, जिसमें प्रदेश के हज़ारों लाखों युवाओं का जो है, जिसमें भविष्य चौपट करने का जिसमें काम हुआ हो, उसको इस तरह सरकार ने मना किया। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, हमारी मांग केवल जांच की नहीं है, जांच में भी आएंगे, मगर साथ के साथ
हमसे इतने लोग मिलते हैं नौजवान जिन्होंने जो है अपना घर बार सब कुछ अपना दाव पे लाकर बेच के अपना पूर्ति करके, क्योंकि आदमी को मरता क्या ना करता, उन्होंने पेपर अपना जहाँ से जो है, तो ऐसे युवाओं को कुछ ना कुछ कंपनसेट सरकार को करना चाहिए। एक सरकार कमेटी बनाए, एक जो है वो भी जुडिशरी के निरीक्षण में एक ऐसी कमेटी बने जो कमेटी जो है आवेदन ले और आवेदन लेकर जो आवेदन ठीक पाएँ, जो सबूत पाए कि उन्होंने सही में ऐसे ऐसे पैसे किसी को दिए, जिन तो उन युवाओं को कंपनसेट भी सरकार करे। इस मुद्दे को मीडिया के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा उठाया गया था और विपक्ष के द्वारा भी उठाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी एक शायराना लहजे में कहते हैं कि भाई जो विपक्ष है, क्या उसके जब वो सत्ता में थे क्या इस प्रकार के पेपर लीक नहीं हुए? उन्होंने कितनों को वो किया है? क्योंकि मैं अब मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहता हूँ, ये कहती है बीजेपी, मगर 7 साल हो गए, क्या कोई एक भी भर्ती, एक भी पोस्ट इस बात पे कैंसिल हुई है कि वो जो है जो है कोई भी इलीगल कोई जो है अपना जो पर्ची और खर्ची कहते हैं, तो कोई रिश्वत पे कोई लगा हो या कोई, हाँ टेक्निकल की वजह से कुछ भर्तियों का जो है कोर्ट के अंदर जो है ज़रूर जो है उसमें पीटीआई शामिल है, जिसमें सरकार की जो है जिस तरीके से सरकार ने उसको पेश किया, मौजूदा सरकार ने जिस वजह उनको कैंसिल कराने का काम किया टेक्निकल कमी को, मगर कोई एक भी भर्ती, एक पोस्ट की भी उससे कैंसिल हुई है? हमारी सरकार थी, यहाँ तक कि जब हमारी सरकार थी तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे जनरल डीपी वत्स, उन के हाथ में थी जितनी उच्च स्तरीय भर्ती थी, उनको इस सरकार ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनको भाजपा ने राज्यसभा में भेजने का काम किया। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने भर्तियां की होंगी, अगर गलत की होती तो उनको राज्यसभा बीजेपी को नहीं देना है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो है बीजेपी ने उन इससे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि भाई अच्छा, और अगर कहीं कोई कमी होती, इन्होंने 7 साल हर तरीके से जो है निशाना हुड्डा साहब पे रखा, तो क्या ये 7 साल में वो कोई कमी उजागर नहीं कर सकते थे? तो केवल जो है ये कहना, आपने क्या किया, जो प्रदेश दिल्ली के 3 तरफ है, जो प्रदेश जो हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो विकास में हम सबसे आगे हो सकते हैं, जब आपकी सरकार बनी उस समय हरियाणा का क्या स्वरूप था? प्रति व्यक्ति निवेश में, इन्वेस्टमेंट रेट में सबसे आगे था हरियाणा, इन्वेस्टमेंट रेट में था, ग्रोथ रेट में था, जीएसडीपी जो विकास दर होता है, विकास दर और इन्वेस्टमेंट रेट में जो सबसे आगे था। आज बेरोजगारी दर में नंबर 1 पे पहुंचा दिया आपने, और आज अपराध दर में नंबर 1 पे पहुंचा दिया पूरे देश में। जितने बड़े प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर त्रिपुरा तक, उनसे ज़्यादा ये असंभव था। हरियाणा ऐसी जगह है दिल्ली के इतनी नज़दीक कि वो कश्मीर और त्रिपुरा से ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में ला पाना एक असंभव था, मगर उस असंभव को भी संभव करके दिखाया मुख्यमंत्री जी ने। और आज ऐसे प्रदेश में ऐसी युवाओं की परिस्थिति है, उनका आप मजाक उड़ा रहे हैं। पेपर लीक के बाद आप कह रहे हैं कि हम इसकी जांच भी नहीं कराएंगे। तो दूसरी बात आप लेवांगे जी, एक सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल रही है कि 112 रुपये का तो थैला है जिसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की गई और 98 रुपये का उसमें अनाज है। उसके बाद में अगर विरोध में किसान उसको जड़ा दे हैं तो उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाए कि यह सार्वजनिक संपत्ति थी, इसको जड़ाना अपराध है। नहीं, अपराध के साथ साथ धारा भी देशद्रोह तक की भी लगा देते हैं, ये सरकार इस तरह की आई है। खैर वो एक अलग विषय है, मगर जो आपने एक बात की, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या राशन डिपो के माध्यम से एपीएल और बीपीएल परिवारों को सस्ता या मुफ्त अनाज पहली बार दिया गया है? ये नई कोई राशन डिपो नए बने हैं देश में? ये कितनी सरकारों से चल रहा है? ये इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी उस समय बीपीएल और ये राशन की वितरण की प्रणाली, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिस समय पीडीएस कहते हैं, जो है पीडीएस का ये सिस्टम, उस समय धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी की गई, हर सरकार ने उसमें योगदान दिया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने नया क्या किया? हमारे समय दाल रोटी योजना थी, दाल भी मिलती थी, जिसमें चीनी भी थी, तेल भी था। आज वो सारी चीज़ें तो गायब हैं, वो तो कम कर दिया आपने। और जो है वो जो बजट है उसका आपने थैले के अपनी फ़ोटो डाल के थैले दे आपने। साथ में एक बात और है जी, जब पहले नॉर्मल थैले में डलवा के लेके जावे थे तब कोई भी एमएलए या वो फोटो खिंचवा के ना एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। अब घर घर जाके ना उनका बना के पहले फोटो खिंचवाएंगे भाई थैला पे, वो है इस तरह की स्ट्रैटेजी। ये तो क्या कसर रही?
तो इसका मतलब तो ये है कि भाई आप कोई भी सरकारी जो स्कीम चल रही है उसको आप इस लाइन पे लेके जाएंगे, उसको उसमें बल्कि कटौती करके, एक जले पे नमक भी छिड़क रहे हैं आप, उसको कटौती करके और आप उसकी अपनी फ़ोटो छपवा के, और आपको तो केवल प्रचार से मतलब है। तो कल को यानी कि जो सड़क है उस सड़क पे भी आप बाहर निकलेंगे तो मोदी जी की फ़ोटो है, लेफ़्ट ले लिया तो खट्टर जी की फ़ोटो है, राइट ले लिया तो धनखड़ साहब की फ़ोटो है, तो आपकी गांव की गली में भी फ़ोटो, जो टाइल आएंगी गांव में उन टाइलों में भी फ़ोटो लग के आएंगी। पहले पता है जी, अब कुछ दिन पहले सरसों का तेल बंद कर दिया, लेकिन अनाज का मामला में गर्मियां में भी बाजरा दिया जाने लग रहा है डिपो में। और वो किसा बाजरा दिया जाने लग रहा है, वो दे वह भी तो दिखा, वह भी तो दिखाओ, वैसे दिखाया है आपने। वो तले बंद रहे थे सारा का सारा, हाँ, उसमें तो क्या, लग रहे थे। तो मैं ये पूछता हूँ, मैं एक और चीज़ मान लेता हूँ, अगर ये कोई पीडीएस सिस्टम में, राशन प्रणाली के सिस्टम में इनने कितने कोई सुधार किया है, अपनी फ़ोटो लगवाएं। जो ये जो गोदाम है इनके एफसीआई के, जो उन गोदामों की सफ़ेदी कराई है, फ़ोटो लगा लें। उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, राशन डिपो तक पहुंचाया जाता है और आगे वितरण होता है, सिस्टम है। इस सिस्टम में कितने कोई अपना इन्होंने रैक जो है ट्रेन के जो वो नए बनवाए हैं, फ़ोटो लगवा लें। कितने कुछ किया तो नहीं, कोई नया तो कुछ किया नहीं, घटा दिया और फ़ोटो लगवा ली। हमारे पास में बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल आए हैं जी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें तो हमारे पास में मैसेज किए जाने लग रहे हैं कि हम अगर आप फीस प्रोवाइड करवाओगे तब जाकर आपको ये एडमिट कार्ड मिलेगा, वो मिलेगा, नहीं तो हम स्कूल से निकाल देंगे। तो इसका ऊपर कुछ देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि कोरोना में दोनों तरफ से प्रेशर बना है। प्राइवेट स्कूल वालों पे भी प्रेशर है, क्योंकि उनको भी अपनी तनख्वाह देनी है टीचर्स की और सारी बात है, और जो पेरेंट्स हैं अभिभावक उनको पे भी प्रेशर है, क्योंकि वो जो है सबकी आर्थिक स्थिति डगमगाई है, सबके घरों के बजट डगमगाए हैं। और इसीलिए हमने शुरू से कहा था कि इस समय ज़रूरत ये है कि भाई आप जो कोई श्रेणी है जिसमें आप सीधी मदद करो, उसमें स्कूल सबसे पहले है। प्राइवेट स्कूल सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट हुआ है पिछले 2 साल। आप 2 साल में ड्रॉप आउट देखो तो जो ड्रॉप आउट हुए, और वो सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूल में दाखिले भी हुए हैं, मगर बहुत से बच्चों के दाखिले कितने भी नहीं हुए। और जो प्रेशर में है, जो आपने बताया प्रेशर में तो हैं, मगर बहुत ऐसे हैं जो वो प्रेशर नहीं भी झेल पाते, सारे थोड़ी झेलेंगे। तो वो जो ड्रॉप आउट है वो कितना बड़ा नुकसान है सर, देश का कितना बड़ा नुकसान है। तो आज सीधी मदद करने की ज़रूरत थी, स्कूलों की भी मदद करने की ज़रूरत थी बच्चों के हिसाब से, कि भाई इतने बच्चे हैं, और उस हिसाब से कई श्रेणी है। जैसे हमने कहा, कई जो छोटा व्यापारी दुकानदार हैं, उनकी इतने लंबे लॉकडाउन में जो उनकी सेल नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, मगर उनको बिल भी देने थे, अपने कई फिक्स्ड अपना रेंट भी देना था, उसमें मदद करने की ज़रूरत थी। कई ऐसे वर्ग थे जिसको डायरेक्ट मदद करने की बहुत ज़रूरत थी। इन्होंने अनाउंस किया, घोषणा करी 20 लाख करोड़ के पैकेज की, भाई लोगों में 20 लाख करोड़ बट गया। और वो 20 लाख करोड़ कित गया हमने तो पता नहीं, आपने कितने दिखा हो तो बता दो, किसी के पास आया हो बता दो। पहले 15 लाख था, फिर 20 लाख करोड़ था, अब 100 का आंकड़ा भी आया है सामने। हाँ, वो अब वो नया जो इन्होंने जो नया जो सारी स्कीम्स और जोड़ के, वो तो मगर डायरेक्ट था। 15 और 20 लाख करोड़ तो जो इन्होंने शुरू में कहते हैं पहली वेव और दूसरी वेव के बीच में, वो तो था कि भाई सीधा करें ये लोगों के लिए हम आर्थिक पैकेज की घोषणा। वो किसके लिए आर्थिक पैकेज था, कोई बताए मेरे को, कोई एक वर्ग बता दे कि हमने मिला है वो आर्थिक पैकेज है। अंत में मैं पूछना चाहूँगा, बहुत लंबा टाइम हो गया है किसान आंदोलन को चलते हुए, लेकिन सरकार है कि वो फूट डालने के लिए उनके अंदर जावे है, फिर लाठी डंडा हो जाए है, फिर विपक्ष के ऊपर भी आरोप लगे हैं कि इसको विपक्ष चला रहा है, ये सारे जितने भी करवा रहे हैं विपक्ष करवा रहे हैं, जबकि वो मुद्दा थी लेकिन सही अपनी जगह पे हैं। तो सुनवाई कहीं हो नहीं रही है जी। देखो, ये इससे ज़्यादा दुख की बात नहीं हो सकती। मैं मानता हूँ कि आज देश को सोचना चाहिए, ऐसा आंदोलन और ऐसी सरकार दोनों ही देश ने नहीं देखे। ऐसा आंदोलन जो 9-10 महीने हो गए, 500 से ज़्यादा जानें चली गई, लाखों की तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, आज भी हज़ारों की तादाद में बैठे हैं, हर तरह का मौसम सह लिया, मगर दिल में एक आस लिए बैठे हैं कि कोई हमारी सुनेगा। कोई से मतलब सरकार से होता है। और दूसरी तरफ ऐसी सरकार, ऐसी कठोर सरकार जिसने पहले तो किसान की बातों को मानने से मना किया कि हम मानेंगे नहीं तीनों कानूनों को लेकर, फिर किसान को किसान मानने से मना किया, ये बोला कि भाई आतंकवादी हैं, माओवादी हैं,
खालिस्तानी हैं, उपद्रवी हैं, कांग्रेसी हैं, हरियाणा के अंदर बोला इनने, और कहा कि भाई पता नहीं चीन और पाकिस्तान, कृषि मंत्री का था कि पता नहीं कहाँ कौन से देशों से इनकी फंडिंग हो रही है। मैं बताऊँ कहाँ से फंडिंग हो रही है, मैं बताता हूँ कौन से गांव से दूध आ रहा है, बताओ, मैं अपना बताता हूँ कौन सी कहाँ भैंस बंदी है। लोगों ने एक दूसरे की मदद करी है। तो पहले किसान की मांग को मानने से इनकार किया, किसान को किसान मानने से इनकार किया, फिर अब किसान को इंसान मानने से भी इनकार किया। सबसे मुझे दुख है इस बात का, क्योंकि मैं वहाँ बैठता हूँ। देखो, मैं आज हरियाणा प्रदेश में 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा, 14 भाजपा के हैं, तो एक विपक्ष के सांसद के रूप में वहाँ बैठता हूँ। तो मैं हरियाणा प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूँ, मुझे इतना दुख है इस बात का कि किसी एक सांसद ने, आप मंत्री छोड़ो, किसी एक सांसद ने या हरियाणा में किसी एक विधायक ने इंसानियत के तौर पे भी ये नहीं कहा कि भाई चलो हम मांग मानने से मना करते हैं, मगर 500 लोग मर गए, हमें दुख है इस बात का। हरियाणा के ही थे, पंजाब के ही थे, उनके हलकों के लोग थे, हरियाणा के एमपी हैं, कम से कम वही खड़े होकर बोलते हैं। वो सुख दुख में, क्या कोई एमपी एमएलए अपने हलके में सुख दुख में नहीं जाता? एक्सीडेंट भी हो जाए तो भी चला जाता है, किसी धरने पे किसी की डेथ हो जाए तो पूरा सिस्टम मिल जाता है। यहाँ 500 लोग चले गए, मगर उनके लिए कोई, क्या उनका कोई है नहीं? हम कैसे चुप हों फिर? हमारी आत्मा तो नहीं मानती कि हम चुप होकर बैठ जाएं वहाँ पे। हमें ये बोला गया इस सेशन में, संसद के सत्र में, हमने कहा ये उठाने दो, बोला इस मुद्दे पे चर्चा नहीं कराएंगे। तो हमारी आत्मा तो नहीं, पेटा तो नहीं भरता ना, हमारा आत्मा तो नहीं मानती ना बैठन खातर। तो कम से कम भाई कोई उनका कोई जवाब तो दे, कोई संवेदनशीलता तो। ये प्रदेशवासी थे, अपने देश के ही वासी थे। कहीं अगर दूसरे देश में भी कोई जो एक्सीडेंट हो जाए जो है, तो भी ट्विटर खुड़कने लगते हैं, सबके बयान आने लगते हैं कि भाई हमें अफसोस है उस देश में एक्सीडेंट हो गया, और दुख होता है, पीड़ा होती है, हमें भी होती है भाई। इंसानियत इसी चीज़ को कहते हैं। मगर क्या बीजेपी में के जितने भी एमपी एमएलए हैं वो बीजेपी में भर्ती हो, उनके लिए उनको अपनी इंसानियत छोड़नी पड़ती है? अंत में पूछना चाहूँगा जी, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग कांग्रेस में फूट की बात कर रहे थे, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो लंच डिप्लोमेसी थी वो कितनी कामयाब रही? देखिए, कांग्रेस एकजुट है, हम अपनी विचारधारा को लेकर एकजुट है, प्रदेश के लोगों की हकों की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हैं। बाकी संगठनात्मक विषयों पे किसी भी प्रजातांत्रिक पार्टी में मतभेद होते हैं, उसका ये मतलब नहीं मनभेद हो। संगठनात्मक इशू मुद्दों पे अगर प्रजातांत्रिक पार्टी में अगर मतभेद नहीं होंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि वो फिर प्रजातांत्रिक पार्टी नहीं कहलाएगी। वो ज़रूर मैं समझता हूँ कि हर पार्टी में होते हैं, कोई नई बात नहीं है, मगर मनभेद नहीं है अपनी विचारधारा को लेकर और हरियाणा के लोगों की लड़ाई को लेकर, हरियाणा का में एक सकारात्मक बदलाव लाने को लेकर। जिस सरकार ने हरियाणा का भट्टा बिठाया हो, जिस सरकार ने हरियाणा को विकास, खुशहाली, भाईचारे के रास्ते से उतारने का काम किया हो, उस सरकार को जो है, जो हरियाणा के लोगों से उस सरकार का पीछा छुड़ाने के उद्देश्य को लेकर हरियाणा कांग्रेस एकजुट है। धन्यवाद जी, आपने विचार जाने, और जो अपने पॉजिटिव विचार हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।